रुख इस वक्त एक बड़ी खबर का करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भूकंप के झटकों से हिला है ताइवान। बड़ी जानकारी, रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है, जो कि ताइवान को हिलाने के लिए काफी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटकों से ताइवान हिल गया है। तबाही वाला जो तूफान है वो ये देखने को मिला भूकंप के रूप में, जिसमें जो तीव्रता है भूकंप की रेक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई है। ताइवान ओकिनावा के लिए सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए, 7.5 के रेक्टर स्केल पर जब ये भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो किस तरीके से घरों में रखा जो सारा सामान है वो हिलने लग जाता है, गिरने लग जाता है, क्योंकि 7.5 की तीव्रता एक ऐसी तीव्रता जो पूरी तरीके से हिलाने के लिए कामयाब है। ये भूकंप बेहद जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और लोगों को अपील की गई है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें, किसी भी तरीके से किसी ऐसे स्थान पर ना जाए जहां खतरा ज्यादा हो, क्योंकि सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें ताइवान की आप देख रहे हैं, जहां पर भूकंप के झटकों की वजह से लोगों के बीच जो अफरा तफरी का माहौल है वो देखा गया। और न सिर्फ अफरा तफरी का माहौल देखा गया, बल्कि लोग डर गए, सहम गए जब 7.5 की तीव्रता पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब जिस तरीके से भूकंप के ये तेजी वाले झटके महसूस किए गए हैं, घरों में रखा देखिए किस तरीके से जो सारा सामान है वो गिर रहा है, सब कुछ हिल रहा है, धरती कांपी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सावधानी के तौर पर लोगों से अपील की गई है कि अपना ख्याल रखें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और जहां जितना हो सके आप घरों से बाहर न निकले। ये तमाम जो सावधानियां हैं बरतने के लिए कहा गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई। मुरादाबाद, मेरठ और रामपुर के बाद अब बदायूं में समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल शिवपाल यादव यहां से अपने बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारना चाहते हैं और इसके लिए प्रस्ताव भी अखिलेश यादव को उन्होंने भेज दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, किस वजह से ये घमासान अब देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। समाजवादी पार्टी के भीतर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर खाने घमासान तो नहीं मचा? क्या फिर से चाचा भतीजे में तकरार देखने को मिल सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी को लगातार अपने प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं। रामपुर से लेकर मेरठ और मुरादाबाद सीट पर सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बदले हैं। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दिया है उनके चाचा शिवपाल ने। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल ने संकेत दिया है कि वो बदायूं सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और अखिलेश को नए प्रत्याशी के लिए प्रस्ताव भेजा है। और नया प्रत्याशी कोई और नहीं, उनका बेटा आदित्य यादव है। दरअसल अखिलेश यादव ने बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र का टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन संभल के बबराला कस्बा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी मौजूद थे। इस दौरान शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे सपा मुखिया अखिलेश यादव को भेजा गया है। यानी साफ है कि अखिलेश के चाचा अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते और इसीलिए वो बदायूं का टिकट अपने बेटे आदित्य के लिए मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अखिलेश सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव को मान लेंगे और इसका ऐलान अब बस औपचारिकता भर रहा है। क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बताइए? देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है। तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति बन जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी में फिर से उम्मीदवारों की अदला बदली पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा, हाथ मलते रहेंगे सपाई और टिकट पाएंगे चाचा और भाई। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई। यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया,
अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है। उसकी किस्मत में केवल यही लिखा है। अगर अखिलेश यादव पार्टी के प्रस्ताव को मान लेते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर उनको बदल चुकी है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी नामों की अदला बदली का असर आने वाले चुनाव में कितना असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं बिहार की। और बिहार में परिवारवाद की राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रोड शो के साथ सारण में एंट्री मार दी है। लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री होती है, सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी आरोपों की एक बड़ी फहरिस्त लेकर रोहिणी को घेरने में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। सारण के रण में लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य उतर चुकी है। रोहिणी ने अपने चुनावी सफर की शुरुआत सारण में रोड शो से की है, जिसमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखकर वो उत्साहित दिखी। रोहिणी का दावा है कि वो सारण की धरती से जीत का नया इतिहास बनाएगी। लालू जी की विरासत पूरी बिहार की जनता है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता लालू जी की विरासत को आगे सदियों तक बढ़ाते रहे। मेरे लिए मेरी जनता लड़ाई कर रही है। क्या लगता है रूडी जी ने क्या ऐसा काम नहीं किया है जो आप आगे चल के यहाँ के क्षेत्र जनता इतना गिना रही है ना। जो योजना मेरे पापा ने दिलवाया था वही योजना है। उसके बाद राजीव प्रताप रूडी अंकल ने क्या नया योजना निकाला है। रोहिणी भले ही जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही हूँ, बड़े बड़े दावे कर रही हूँ, लेकिन रोहिणी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि सारण का रण बेहद कठिन साबित होने वाला है, क्योंकि ये वही सीट है जहाँ की बेटी को बहू बनाकर आरजेडी प्रमुख घर तो लाए, लेकिन बहू को घर छोड़ना पड़ा। और बीजेपी भी इन्हीं आरोपों के घेरे में रोहिणी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सारण में घेर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी रोहिणी के बिहारी होने पर भी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि परिवारवाद की बैसाखी के सहारे सत्ता के गलियारे में घुसने की मंशा लिए रोहिणी भले ही सारण आ गई हो, लेकिन सच यही है कि वो बहू बनकर सिंगापुर जा चुकी है। ऐसे में अब बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो सही में बिहारी है या नहीं। आप सिंगापुर से यहाँ रहने आ गई हैं, वापस यहाँ पर रहेंगी? हाँ, तो सिंगापुर में जहाँ पति काम करेगा वही ना पत्नी रहती है। पति मेरे वहाँ काम करते थे। मैं एक किसी की बीवी हूँ, किसी की माँ हूँ, हाँ किसी की बहू हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियाँ थी। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। राजनीति के रण में उतरी रोहिणी पर यह हमला पहली बार नहीं है, बल्कि जब से आरजेडी ने उन्हें सारण सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, तभी से वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। बीजेपी ने तो आरजेडी के रोहिणी आचार्य को टिकट दिए जाने के फैसले को किडनी डोनेशन से जोड़ते हुए डील करार दे दिया था। दरअसल किडनी की समस्या से जूझ रहे आरजेडी प्रमुख लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने 2022 में अपनी किडनी दान कर दी थी, और अब लालू यादव ने अपनी बेटी को लोकसभा का टिकट दे दिया है। लेकिन अब जब चुनाव करीब है तो रोहिणी सारण सीट पर प्रचार के लिए जमीन पर उतर गई है, तो बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट मैं मानता हूँ मेरा भी एक MY समीकरण है महिलाओं और युवाओं का।
मैं मानता मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता, बट मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है। मेरे प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हैं, वो किसानों को एक जाति मानते हैं, जात पात से उठकर वो भी सोच रखते हैं। ऐसे में मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप चले जाइए, मेरे हर नाम के आगे युवा बिहारी लिखा हुआ है। तो जब मैं युवा बिहारियों की बात करता हूँ और मैं उनको मैं प्रतिनिधित्व ही नहीं दूँ, उनको मैं मौका ही नहीं दूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ मैं गलत करूँगा। राजनीति के रण में उतरी रोहिणी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन अभी से वो इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं की तरह ईवीएम का राग अलापने लगी है। तो वहीं एनडीए के धुरंधर पीएम मोदी की गारंटी और विकास कार्यों के दम पर 400 सीटों के लक्ष्य के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। जनता ना डिसाइड करेगी, हम और वो लोग थोड़ी डिसाइड करने वाले। तो ऐसा बात करेगी जैसे पूरा ईवीएम अभी से हैक कर लिए हैं कि 400 पार हो जाएगा, तो जनता जनार्दन ना जिताएगी या हराएगी। पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूडी जी को हराने का प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ा, जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। हर दल अपने फॉर्मूले के सहारे जीत का समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं और इस खेल में जीत उसे ही मिलनी है जो राजनीतिक धर्म का पालन करते हुए अपने सहयोगियों का भी ख्याल रखेगा। जाहिर तौर पर जिसमें आरजेडी जैसे सहयोगियों के चलते इंडी गठबंधन फिलहाल पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के जरिए नमो रैली को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो उनका फोकस होगा